हमने एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 का अंडरस्टैंडिंग भी कर लिया और उसका सारांश भी देख लिया। अब उसका हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें 13 क्वेश्चन का कलेक्शन है। और इस चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो पहला क्वेश्चन है, वेद संख्या में 4 है, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उसके बाद सारा वेद आया है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद बाद में आया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसी तीनों वेद के काल पे क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और ऋग्वेद के काल के समय को क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पुरुषों के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सारी रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई थी, कुछ स्त्रियों के द्वारा भी की गई थी। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया? गलत। भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत था, ये सही है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, इसे पढ़ा नहीं जाता था, अच्छी तरह से बोला जाता था। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, दूसरा और तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। तो सरस्वती का उल्लेख हुआ है, चूँकि ये पवित्र नदी थी। सिंधु का सबसे ज़्यादा हुआ है और गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है और ब्यास नदी का भी उल्लेख हुआ है। तो सबसे कम किसका हुआ है? तो गंगा और यमुना का। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3 और 4। चौथा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या है? भाषा है, और सूची 2 में क्या है? भाषा परिवार है। तो संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से आता है? भारोपीय। अगर आपने सारांश देखा होगा या अंडरस्टैंडिंग देखा होगा तो वहाँ हमने दोनों जगह इस बात को बताया है। तो संस्कृत किसकी भाषा परिवार है? भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसमें 12 भाषा का चर्चा किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा क्या थी? तो तिब्बत बर्मा भाषा थी। क्या थी? तिब्बत बर्मा भाषा थी। मलयालम क्या था? तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम क्या था? द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़ा हुआ था। मध्य भारत की भाषा कैसी थी? तो मध्य भारत, झारखंड, ये सब की भाषा क्या थी? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ा हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1। तो क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहित एवं राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तो यह कथन क्या है? सही है। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। तो महल में रहने लगे थे और कर वसूलने लगे थे महाजनपद काल में, जो अगला अध्याय का भाग है। और वो भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आपका चैप्टर 5 का भी पूरा अंडरस्टैंडिंग भी और पूरा समरी भी। तो आप देख सकते हैं कि राजा महल में नहीं रहते थे, कर नहीं वसूलते थे, वंशानुगत राजा नहीं बनते थे। तो ये सब चीज़ें नहीं थी। तो ये कथन क्या है? गलत है। तो सिर्फ हो जाएगा केवल पहला, ए आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या नाम ऋग्वेद में मिलता है? पुरुष जन या विष, ये मिलता है। भरत जन या विष मिलता है। यदु जन या विष मिलता है। तो ये तीनों मिलता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। सातवां क्वेश्चन है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? तो शत्रु नहीं कहते थे, विरोधी नहीं कहते थे, आर्य नहीं कहते थे। क्या कहते थे उनको? दस्यु कहते थे, दास या दस्यु कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई।
यह प्रथा पूरे भारत में प्रचलित थी। तो यह पूरे भारत में प्रचलित नहीं थी। कहाँ कहाँ प्रचलित थी? तो यह प्रथा प्रचलित थी दक्कन में, दक्षिण भारत में, और कहाँ प्रचलित थी? उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में। दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में। उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में, इतने जगह यह प्रचलित थी। तो पूरे भारत में प्रचलित नहीं थी। तो पहला कथन क्या हो गया? गलत। महापाषाण कब्रों को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता था। तो कहा जाता था, उसमें क्या होता था? पोर्ट होल होता था, जिससे कई परिवार के लोगों को बार बार उसके अंदर दफनाया जाता था। तो इसमें हो गया, इसका उत्तर हो गया बी। 9वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं? तो इसमें देखिए दो ही बातें थी। गोलाकार सजाए हुए पत्थर था, हाँ, कब्र को दर्शाते थे। अकेला खड़ा हुआ पत्थर था, तो हाँ। पत्थरों के बड़े चबूतरे थे, तो नहीं। तो पहला और दूसरा इसमें सही होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। 10वां प्रश्न है, सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो मिट्टी के बर्तन को किस नाम से जाना जाता था? तो क्या थे? काले और लाल मिट्टी के बर्तन थे। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। हरे नीले तो यूज ही नहीं होता था। सुनहरे मिट्टी के बर्तन भी नहीं थे और भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन थे, लेकिन वह दफनाने में प्रयोग नहीं होता था। इन कब्रों के साथ क्या थे? बहुत सारे सामान भी दफनाए जाते थे, जैसे लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, मतलब घोड़े को भी दफनाए जाते थे, और उनके सामान भी दफनाए जाते थे, और पत्थर और सोने के गहने भी दफनाए जाते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। तो यह कथन क्या है? सही है। यह कथन सही है। कुछ महापाषाणी कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले। तो पोर्ट होल के द्वारा क्या लिया जाता था? बहुत सारे परिवार को रखा जाता था। और कैसे पहचाना जाता था? तो उसके ऊपर जो पत्थर रहता था उसी से पहचाना जाता था। तो ये भी सही है। कब्रों पे गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे, ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। तो ये भी कथन सही है। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था, जिसे डेथ होल कहते थे। उसे डेथ होल नहीं क्या कहते थे? उसे पोर्ट होल कहते थे। उसे पोर्ट होल के नाम से जाना जाता था। तो ये कथन, यही आंसर हो जाएगा। और ये कथन क्या है? गलत है। 12वां प्रश्न क्या है? इनाम गांव एक आरंभिक गांव था, जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है। ये भीमा की क्या है? सहायक नदी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। इसका उत्तर हो जाएगा घोड़ नदी के किनारे। 13वां है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता क्या है? चिकित्सा से संबंधित था, जिसमें बहुत सारे हड्डियों का वर्णन किया गया था। 360 हड्डियों का वर्णन किया गया था, लेकिन आधुनिक विज्ञान में कितने हड्डी माना गया? 206 हड्डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकित्सा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप इसको देखिए, बार बार देखिए, खुद से बनाने का भी प्रयास किया कीजिए। धन्यवाद।